हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुमार्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ये हमने देख लिया था होता क्या है। क्या होता है? ये होता है 1f1 पैरामीटर अल्फा गामा जेड। जेड ही होता है या जेड अपॉन बीटा होता है? बताइए, जेड होता है या जेड अपॉन बीटा होता है? क्या होता है? जेड ही होता है। जेड अपॉन बीटा से तो हम लिमिटिंग केस बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी करके लिमिटिंग केस की वजह से हमारा जेड अपॉन बीटा वहां आ रहा था। जेड अपॉन बीटा इसमें नहीं होता है। क्या होता है? समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल n बीटा पोस्टमर सिंबल n। बीटा क्यों आएगा? यहाँ तो 1f1 है, बीटा तो नहीं आना चाहिए, है ना? तो ये आया गामा पोस्टमर सिंबल n z रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। ये है हमारा कुमार्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैंने अभी बीटा लिखने की गलती करी, ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। वो कब आता है बीटा? जब हमारा क्या होता है? गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इस फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस पे बात करेंगे? हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे और इसके लिए इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। देखिए, आपको याद होगा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन गॉस हाइपरजोमेट्रिक की गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी थी? z1 माइनस जेड d2u बाय dz2 प्लस गामा माइनस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा z du बाय dz माइनस अल्फा बीटा u बराबर 0। ये लिखी थी, आपको याद होगी। गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये होती है। हमने क्या किया था वहां पे? जो हमने इसके लिमिटिंग केस पे बात की थी, तो हमारे पास क्या था? गॉस हाइपरजोमेट्रिक में ही z को z अपॉन बीटा से हमने क्या किया था? इसमें बीटा का डिवाइड कर दिया एक तरह से। यदि मैं उसमें क्या बीटा का डिवाइड टाइप हम कर रहे थे, तो इसमें पूरे में यदि z को z अपॉन बीटा से डिवाइड करूं या z को हम z अपॉन बीटा लिखने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बीटा लगाना है। z बाय बीटा यहाँ करेंगे, इसके z अपॉन में बीटा करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे z बाय बीटा। तो z बाय बीटा करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ऐसे लिख लीजिए बीटा और ये वाला बीटा अपॉन में बीटा। इस तरह हम करेंगे। इसे हमने इस तरह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी इक्वेशन क्या बनी? z1 माइनस जेड बाय बीटा। ये याद रखने का तरीका है। बाकी एक्चुअल में हम इस z के नीचे तो हम बीटा लगा ही नहीं रहे हैं, तो z को z बाय बीटा से रिप्लेस नहीं किया है। ये डायरेक्टली लिखने की एक थोड़ी सी ट्रिक है ना? हम तीनों टर्म्स में, इसमें भी गामा के नीचे नहीं, सिर्फ यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे तो z भी नहीं है तब भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा याद करने के लिए, है ना, हल्का सा। तो इसकी ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस तरह कर दिया, -1 प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा z du बाय dz और अल्फा u बराबर 0 और लिमिटिंग केस वही बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? z d2u बाय dz2 प्लस गामा माइनस जेड du बाय dz माइनस अल्फा u बराबर 0। एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कुमार्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कुमार्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। जियोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या होगी? हमारी कुमार्स की, जो हमारी कुमार्स वाला फंक्शन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये हमें याद रखनी है। ये तो सिर्फ
मुझे एक तो ये इसलिए बतानी थी कि मुझे आपको रिवाइज करानी थी कि गोस की क्या होती है। दूसरी मैंने हल्का सा इसलिए बताया कि हमें याद आ जाए कि कॉमर्स भी हम किस तरह कर रहे थे, बीटा का लिमिटिंग केस कर रहे थे इन्फिनिटी, और हम यदि इस तरह बीटा को हम यहाँ डिवाइड करें तो हमें ये इक्वेशन इजीली याद आ सकती है यदि हम भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नोट करें। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं इसकी किस पे, ये कैसी, ये ओडी है पीडी है, ओडी है ये, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए पीडी नहीं है, ये ओडी है, पहले भी ओडी है, ये भी मतलब जो गोस के लिए है वो भी ओडी ही मिलती है हमें, सिंगल है ना ये जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम इसकी इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इस फंक्शन की। यदि हम इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए किस तरह करेंगे। उसका इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन याद है आपको, याद होना चाहिए, है ना। गोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बराबर में आ रहा था 1 बीटा गामा, गामा माइनस बीटा इंटीग्रेशन 0 से 1 t रेज टू पावर थी, 1 माइनस t रेज टू पावर थी एंड 1 माइनस t z रेज टू पावर थी। 1 माइनस t रेज टू पावर तो क्या थी, माइनस का z माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन dt का एस्पेक्ट था, t की पावर थी बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस t की पावर थी 1 माइनस क्या थी, 1 गामा माइनस बीटा माइनस 1, इस तरह थी। तो हमें वो भी याद होनी चाहिए। तो अब हम कॉमर्स के लिए इसकी याद रखते हैं। कॉमर्स के लिए क्या होती है, 1f1 अल्फा गामा z बराबर 1 बीटा, बीटा फंक्शन ऑफ बीटा माइनस गाम, बीटा तो है ही नहीं पूरे फंक्शन में, वहां पे था बीटा माइनस गामा माइनस बीटा, है ना। यहाँ पे तो क्या आएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा, अल्फा आएगा या गामा आएगा, अल्फा ही आएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 ई रेज टू पावर जेड टी, इंटीग्रेशन 0 से 1 ई रेज टू पावर जेड टी, कुछ पावर टी की आएगी, कुछ 1 माइनस टी की आएगी एंड डी टी आएगी। क्या क्या पावर आएंगी वो आपको ध्यान में रखनी है। अल्फा माइनस 1 इसकी पावर होगी अल्फा माइनस 1, वहां पे क्या आती थी बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर वहां क्या आती थी गामा माइनस बीटा माइनस 1, यहाँ होगी गामा माइनस अल्फा माइनस 1, और एक टर्म होती थी 1 माइनस टी जेड पे पावर माइनस अल्फा, यहाँ पे ई रेज टू पावर टी जेड। ठीक है, तो ये होती है इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन। ये इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, या हम इंटेग्रल इक्वेशन कह सकते हैं, इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमर्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ये हो गई हमारी कॉमर्स का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इसका भी हम प्रूफ देखते हैं जैसे हमने उसका देखा था। राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आ जाएंगे, यही करते हैं हम। ठीक है, आरएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस लेके चलते हैं। याद रखना है हमें सिर्फ ये फंक्शन लेके आना है। हम क्या करते हैं, आरएचएस 1 बीटा फंक्शन ऑफ अल्फा कोमा गामा माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन। अब देखो ई रेज टू पावर जेड टी को ओपन करते हैं, ई रेज टू पावर जेड टी को ओपन करते हैं, क्या बनेगा, समेशन क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आर की वैल्यू हम 0 से इंफिनिटी तक जेड टी रेज टू पावर आर बाय आर फैक्टोरियल, इस तरह ही लिखेंगे। ई रेज टू पावर जेड का यही तो होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से टर्म्स चलती हैं। फिर ये आ गया टी रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 माइनस टी रेज टू पावर गामा माइनस अल्फा माइनस 1 dt।
अब हमारा इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में है। बाकी की टर्म्स को हम बाहर ले जाते हैं, तो यहीं पे ही मैं बाहर ले जाती हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर r, और एक ये r फैक्टोरियल भी बाहर आ गया, समेशन चला गया और ये हो गया। अब हमारे पास ये वाली टर्म्स क्या हो गई, ऐड हो गई। t पे पावर क्या हो गया, r प्लस एल्फा माइनस 1, ये वाली टर्म बची। अब हम इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने गोस के टाइम पे किया था। क्या किया था, एफ ए बराबर एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एफ, इंटीग्रेशन ये हमने यूज किया था। आपको याद होगा हमने यूज किया था, यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, 0 से a लिमिट है, तो हम इसे करेंगे 0 से a लिमिट एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपको याद होगा, यही हम इसमें पुट करेंगे। आगे की टर्म सेम, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर r बाय बीटा फंक्शन ऑफ एल्फा कोमा गामा माइनस एल्फा r फैक्टोरियल इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस t पे पावर ये r प्लस एल्फा माइनस 1, और 1 माइनस टी ये हो जाएगा t पे पावर गामा माइनस एल्फा माइनस 1 dt। ये क्या बन गया, बीटा फंक्शन ऑफ गामा माइनस एल्फा कोमा एल्फा प्लस r। ये वाली टर्म, इतनी वाली टर्म, ये टर्म बन गई बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड बन रहा है इंटीग्रेशन, तो हमने ये लिख दिया। और फिर हम इसे ओपन भी कर लेते हैं डायरेक्टली, z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल बीटा फंक्शन ऑफ एल्फा गामा माइनस एल्फा, और इसे ओपन करते हैं, ये हमें मिलेगा गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस एल्फा प्लस r अपॉन में इसे क्या गामा प्लस r। इस वाले को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ ओपन कर दिया, गामा फंक्शन ऑफ एल्फा गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस एल्फा, ठीक है, और गामा, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, हमारे पास ये क्या बना और ये क्या बना, ये हमने पोस्टमर सिंबल में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है हमने, एल्फा पोस्टमर सिंबल r बराबर गामा एल्फा प्लस r बाय गामा एल्फा, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो ये हमारा क्या बन गया, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। ये वाली टर्म दोनों मिलके हमारी बनी अल्फा पोस्टमर सिंबल r, ये वाली टर्म मिलके बन गई हमारी गामा पोस्टमर सिंबल r, और ये फंक्शन क्या है हमारा 1f1 अल्फा गामा एंड z। तो ये हमारी हो गई प्रूफ कुमार्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये हमारी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है इसके। तो कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं, वैसे पिछली बार हमने अच्छे से समझ चुके हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहले e रेज़ टू पावर z को ओपन किया, एक्स्ट्रा टर्म हम बाहर ले गए, t वाली टर्म्स ही इंटीग्रेशन के अंदर रखी। फिर हमने फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। फिर ये पुट करने के बाद ये हमारे पास बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड बना, बीटा फंक्शन ऑफ गामा माइनस एल्फा कोमा आर प्लस एल्फा। फिर हमने इस गामा को भी ओपन किया और इसे भी हमने ओपन कर दिया, जो हमारा ये बीटा फंक्शन चल रहा था। कुछ टर्म कैंसिल हो गई, बाकी रीअरेंज होके ये हमारा डायरेक्टली फंक्शन बन गया। तो ठीक है, ये था हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं और आज ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। यदि कुछ रहेगा, वैसे कुछ रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के लिए क्लास लगाएंगे और उन एग्जाम्पल्स को करेंगे, और एग्जाम्पल के वाली क्लास में यदि कुछ रह भी गया तो वहाँ पे करा देंगे और फिर हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे।
तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट ही करा देंगे ये वाला जो हाइपरजोमेट्रिक है, हाइपरजोमेट्रिक, गोस हाइपरजोमेट्रिक एंड कुमर्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, ये 3 फंक्शन हमने इसमें पढ़े हैं। ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ही है बेसिकली, तो हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन आज फिनिश कर देंगे। तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और 1-2 छोटे छोटे से रिजल्ट्स पढ़ेंगे, तो ये नोट करें आप। तो आपको इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई होगी। इनके लिए सिर्फ यही पूछा जाता है जो मैंने आपको कराया है, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो या फिर सब्जेक्टिव पेपर हो। सब्जेक्टिव पेपर में भी इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल वो कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछता भी है तो जैसे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं ना, जब हमें दोनों करने होते हैं तो उनमें से किसी एक में आता है, क्योंकि इसका लेंदी तो है नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस कोई लेंदी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर कुमर्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए एक ही है, ऐसे ही समझ लो। क्या होगा, 1f1 अल्फा गामा z बराबर e रेज टू पावर z इंटू 1f1 गामा माइनस अल्फा गामा z। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ये z हमारा माइनस z में चेंज हो जाता है, यहाँ z होता है, यहाँ माइनस z होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है, गामा के ऊपर कंडीशंस हैं। जो गामा है नाइदर ओड इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये जीरो हो सकता है, भाई ये जीरो होगा तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। तो नाइदर जीरो और नॉर नेगेटिव इंटीजर, ना ही ये जीरो होगा ना कोई नेगेटिव इंटीजर होने वाला है, या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये फॉर्मूला, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमारा काम करता है, ठीक है, इसके अलावा काम नहीं करता है। तो इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले किसकी हेल्प से करते हैं, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जब गोस हाइपरजोमेट्रिक के पढ़े थे तो हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से करे थे। तो इसे भी हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से करेंगे। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हम इस फंक्शन की लिखते हैं, क्या होगी, 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ अल्फा कोमा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज टू पावर tz, t पे पावर थी और 1 माइनस टी पे पावर थी। टी पे पावर हो गई अल्फा माइनस 1 माइनस टी पे पावर माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस 1 dt। यही थी हमारी कुमर्स की बातें। इस पे भी हम वही फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस एक्स वाला, जो अभी हमने इसके प्रूफ में लगाया था। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ अल्फा कोमा गामा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन 0 से 1 e पे पावर z 1 माइनस टी पे पावर अल्फा माइनस 1 माइनस टी पे ये तो बन जाएगा हमारा t गामा माइनस अल्फा माइनस 1 dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ अल्फा कोमा गामा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज टू पावर z, मैं यहाँ से बाहर ले जाती हूँ, e रेज टू पावर z, हमारे पास बचा e रेज टू पावर t माइनस का z, t पे पावर गामा माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस टी पे पावर अल्फा माइनस 1 dt। मुझे e रेज टू पावर z तो बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास होता है अल्फा गामा माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, गामा माइनस अल्फा, चलो ये आ गया। फिर हमें दूसरा लेके आना है गामा माइनस अल्फा, तो मैं इसे इस तरह लिख देती हूँ, बीटा फंक्शन ऑफ गामा माइनस अल्फा कोमा गामा माइनस अल्फा। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस वाले के लिए कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी।
दूसरा टी पे पावर अल्फा माइनस वन होता है, हो रहा है ना, टी पे पावर अल्फा माइनस वन, अल्फा की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, तो ये अल्फा गामा माइनस अल्फा माइनस वन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे होता है गामा माइनस, अब मुझे चाहिए अल्फा माइनस वन किसके बराबर, गामा माइनस अल्फा माइनस वन के बराबर, लेकिन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, गामा माइनस अल्फा माइनस वन, तो ये बन रहा है अल्फा माइनस वन। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। थोड़ा सा हमें रीअरेंज करने की जरूरत होती है चीजों को। तो अब इसकी जगह हम यदि ये इस अगले स्टेप में लिख दें, ये लिख दें, और z की जगह माइनस जेड आ गया, और ये वाली e रेज टू पावर अलग है तो e रेज टू पावर z, और ये सारी टर्म मिलके हमारे पास यही फंक्शन बना देने वाली है। तो ऐसे क्या है, ये थोड़ा इजी भी हो जाता है जब हम ऐसे करके देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा याद होने लग जाती हैं चीजें इसके बारे में। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला और है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे आप उसे, ट्रांसफॉर्मेशन तो मेन यही है, इसे आप कोई सिंपल फॉर्मूला की तरह याद में रख लेना। तो देखिए प्रोसेस दोनों के लिए सेम है, जो प्रोसेस हम गोस वाले के लिए कर रहे थे वही प्रोसेस हम यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं, कुमार्स के लिए, है ना। प्रोसेस दोनों का सेम है, बस थोड़ी सी चीजें अलग हो गई हैं, नोटेशंस अलग हो गए हैं। बाकी जो आप देखना दोनों में देखेंगे, आप दोनों को एक बार खुद करके देखेंगे, आप देखेंगे दोनों चीजें सेम सेम सी ही हैं। जो हम काम वहां कर रहे हैं, जो फॉर्मूलाज वहां लगा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा रहे हैं। तो एक चीज यदि आपको आ गई तो दूसरी आपके लिए इजी बन जाने वाली है। एक कह रहा है इफ 2 गामा 2 गामा, एक मिनट, इस फॉर्मूला के लिए हमारी कंडीशन है इफ 2 गामा इज नॉट odd integer less than 0, 0 से छोटा यदि कोई 2 गामा है, वो 0 से छोटा कोई odd इंटीजर ना हो, 0 से छोटा हो सकता है लेकिन odd इंटीजर ना हो, इवन तो हो सकता है। तो हमारा ये फॉर्मूला कहता है, या ये जो भी आप समझ सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस जेड 1f1 अल्फा 2 गामा 2z अल्फा 2 गामा 2z बराबर होता है 0f1 अल्फा प्लस हाफ एंड z स्क्वायर बाय 4। तो इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, हो जाएगा, ये आप खुद से कर लेना। ये इस पे हम पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्योंकि वहां से हमें e रेज टू पावर जेड क्या मिलता है, कॉमन मिलता है बाहर, और वो e रेज टू पावर जेड e रेज टू पावर माइनस जेड को कैंसिल करेगा, वहां से आप इसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 अल्फा है या 2 गामा, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये इस तरह से, यहाँ पे 2 गामा नहीं है, 2 अल्फा है, और यहाँ भी 2 अल्फा है, तो आपको ये याद रखना, ये इस तरह होता है e रेज टू पावर माइनस जेड 1f1 अल्फा 2 अल्फा 2z 0f1 डैश अल्फा प्लस हाफ और z स्क्वायर बाय 4 के बराबर हो जा रहा है। इसके अलावा एक और है, ये हमारा गोस वाले का है। अल्फा को तो इसने पुट किया -2s से, बीटा को पुट किया अल्फा से, गामा को पुट किया 2 अल्फा से, जेड को पुट
रिप्लेस कर दिया हमारा z को 2, तो इसकी वैल्यू होती है हाफ पोस्टमर सिंबल s अपॉन अल्फा प्लस हाफ पोस्टमर सिंबल s। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में ये एज ए ऑप्शन पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। हाँ, एक डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला और है, उसमें क्या होता है, गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के लिए ही है। किस तरह है वो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, उससे शायद 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। डी पे यदि हम डी एम बाय डी जेड एम इसका करें 2f1 अल्फा बीटा गामा जेड, यदि हम गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का m टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है अल्फा पोस्टमर सिंबल m अपॉन इनटू बीटा पोस्टमर सिंबल m अपॉन गामा पोस्टमर सिंबल m, साथ में 2f1 अल्फा प्लस m बीटा प्लस m गामा प्लस m और z, इस तरह आता है। यदि m टाइम्स हम डेरिवेटिव करते हैं तो इनके पोस्टमर सिंबल आते हैं, जो नोमिनेटर के हैं वो नोमिनेटर में रहते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहते हैं, बाकी सभी पैरामीटर में हमें प्लस करना पड़ता है। इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। और हम क्वेश्चंस पे बात किसी क्लास में आगे कर लेंगे। तो आज हमारा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हुआ, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।